बॉलीवुड में अनुपम खेर से ज्यादा एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और ओवर एम्बिशियस एक्टर कोई है ही नहीं। What's the biggest dream you have right now? Oscar? संजीव कुमार बहुत अच्छी एक्टर है मगर ये रोल मुझसे बेटर नहीं कर सकते हैं। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. जब शाहरुख खान कहता है आई एम द बेस्ट, तो नहीं, आप कहते हैं दिस इज सेल्फ ऑब्सेशन। अनुपम खेर बोलता है कि आई एम द बेस्ट, तो आपको लगता है 42 साल का बॉलीवुड करियर, 550 फिल्में, हॉलीवुड में हिंदी सिनेमा का नाम रोशन करने वाले गिने चुने एक्टर्स में से अनुपम खेर आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने 80s, 90s और 2000s में थे। पर अपनी इस लॉन्जेविटी, सक्सेस और टैलेंट को अपनी शक्ल पर लेकर वो इस हद तक चलते हैं कि अपना कंपटीशन रॉबर्ट दे नीरो और एल पचिनो जैसे हॉलीवुड एक्टर्स को बताते हैं। खुद को एक्टिंग में पूरे बॉलीवुड का बाप बताते हैं। मैं एक्टिंग में सबका बाप हूं। जब महेश भट्ट उनकी पहली फिल्म साइन करने से पहले उन्हें एक गुड एक्टर कहते हैं तो उनका एज अ न्यू कमर जवाब कुछ ये था। Mr. Mahesh Bhatt, and he said, I've heard a lot about you, you're a good actor. I said, you have heard wrong. He said, why? I said, I'm a brilliant actor. और मैं अनुपम खेर की एक्टिंग, उनके टैलेंट पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर इतने बड़े क्लेम को बैक करने के लिए उनके 42 साल के करियर में गिनती की 10-15 फिल्में हैं जहां वो मेन लीड थे। कल अनुपम खेर को ऑस्कर भी अगर मिल जाएगा तो भी उनके नाम पर फिल्में चलने वाली नहीं है। ब्लेम करने को तो तुम बॉलीवुड को भी कर सकते हो कि अनुपम खेर जैसे लेजेंडरी एक्टर को हमने टाइपकास्ट कर दिया कि उन्हें कोई एज अ लीडिंग मैन जिसकी पिक्चरों के लिए आप पैसे देके थिएटर जाओ कभी देखा ही नहीं गया, क्योंकि उनके करियर की शुरुआत से शायद उनके बोल्ड होने की वजह से उनके रोल्स, उनके कैरेक्टर से तुम्हें हमेशा एक फादरली फिगर, एक सीनियर सिटीजन वाली वाइब आई हो, क्योंकि उनसे सिर्फ 3 साल छोटे सनी देओल तो आज भी मेगा स्टार बने फिर रहे हैं। पर अनुपम खेर की करियर ट्रैजेक्टरी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि अनलाइक मोस्ट एक्टर्स जो एज के साथ साथ मेन रोल से सपोर्टिंग एक्टर बन जाते हैं, अनुपम खेर जब से बॉलीवुड में आए हैं सपोर्टिंग रोल्स ही कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में तो ही इज द ग्रेटेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। पर जो चीज फैसिनेटिंग है वो है अपने करियर को लेके अनुपम खेर का सुपरस्टार या कहें फेक सुपरस्टार वाला एक एटीट्यूड। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है और मेरा अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और ये वोकलनेस या कहें सुपरस्टार वाला एटीट्यूड तुम्हें सिर्फ उनके एक्टिंग और करियर के बारे में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी दिखेगा। पर कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के दिग्विजय सिंह जी, वो भी ऊटपटांग कोई भी बात बोल देते थे, अब ये इस बात की बेवकूफाना बातें करने लगे हैं जिसकी वजह से वो अपने से सीनियर एक्टर नसरुद्दीन शाह से पब्लिकली लड़ाई कर लेते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। और ये एरोगेंस और सुपीरियरिटी तुम्हें अनुपम खेर के अंदर उनके बाकी बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में भी दिखेगी। Actors feel scared to take risks. I am one of the very few actors who has broken this myth of typecasting. एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हें हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनुपम खेर की एरोगेंस के पीछे छुपे हुए कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग अंडरलाइंग रीजंस के बारे में तो पता चलेगा, साथ ही फेम, ग्रेटनेस और आर्ट को देखने का एक ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्योंकि तुम अनुपम खेर की एक्टिंग, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो या ना करो, हिंदी सिनेमा में 42 साल के उनके फुटप्रिंट को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे एक बिना बाल वाला एक्टर 80s और 90s का मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन गया, एक ऐसे दौर में जहां एक्टर बनने के लिए एक टिपिकल क्राइटेरिया होता था, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों ने उन्हें बोला कि तुम बस एक राइटर या डायरेक्टर बन सकते हो। I was in नटराज स्टूडियो and an assistant told me आप राइटर बन जाइए या असिस्टेंट बन जाइए, एक्टर आप जिंदगी में कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि ना तो बॉलीवुड ने उन्हें कभी लीड हीरो ना कभी विलेन के रूप में सूटेबल समझा, और क्यों एक छोटे से गांव से आने के बावजूद, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के, अपनी पहली फिल्म की शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले एक सीनियर एक्टर से रिप्लेस होने के बावजूद अनुपम खेर बॉलीवुड में आते ही एक साथ 50 से ज्यादा फिल्में साइन करते हैं। फिर बॉलीवुड का एक बैंकेबल नाम करने के बाद हॉलीवुड तक जाते हैं, जहां वो अपनी एस्पिरेशन, अपने एक्टिंग के भगवान को अपना फैन बना देते हैं। अपनी फेलियर इन लाइफ पर एक बेस्ट सेलिंग शो लिखकर उसके 500 शोज करते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण जीतते हैं। और जहां एक तारीफ करने लायक नोशन होता है एक हम्बल स्टार का, एक प्लेजेंट स्टार का, अनुपम खेर बनाते हैं अपने बारे में एक इंटेंस सेल्फ ऑब्सेशन। बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी अनुपम खेर की जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, पर उसको समझने के लिए हमें जाना होगा समय में थोड़ा पीछे, ये जानने के लिए कि अनुपम खेर ने आखिर 42 साल के इस करियर में किया क्या है। व्हाट इज अनुपम खेर सिनेमैटिक फुटप्रिंट?
3 जून 1981 को 26 साल के अनुपम खेर लखनऊ से मुंबई की ट्रेन में बैठते हैं और पहली बार अपनी जिंदगी में मुंबई आते हैं। एक्टिंग करने नहीं, एक्टिंग सिखाने। तो मैं 3 जून 1981 को लखनऊ से बॉम्बे पहुंचा, बिकॉज बॉम्बे में किसी ने कहा था कि हमने एक एक्टिंग स्कूल खोला है और वहां पर आप टीचर हो। और इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक अनुपम खेर द एक्टर के चर्चे मुंबई के थिएटर सर्किट तक पहुंच चुके थे, एंड फॉर ऑल द राइट रीजन। 9th स्टैंडर्ड में जब 13 साल के अनुपम खेर ने स्कूल में एक प्ले किया तो एक्टिंग से उन्हें प्यार हो गया, इस हद तक कि वो डिसाइड करते हैं एक फुल टाइम एक्टर बनने का। पर एक दिक्कत थी, अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ खेर हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक एक्टर बनने का सपना देखना, ये तो अनुपम खेर को भी पता था आसान नहीं होने वाला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके। जब एक दिन उन्हें दिखता है एक एडवर्टाइजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर का कोर्स करने का, पर अप्लाई करने के लिए उनके पास 118 रुपए तक नहीं थे और ना ही अपने लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स से पैसे मांगने की हिम्मत। तो अपनी माँ से 100 रुपए चुरा कर अनुपम खेर वेंट ऑन टू गिव द एग्जाम, द एंट्रेंस एंड गॉट सिलेक्टेड। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी चोरी का उनके घर वालों को पता जब चला तो उनकी खूब पिटाई हुई। पर पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर की पढ़ाई करने के बाद अनुपम खेर वाज अ पॉलिश्ड मेथड एक्टर, एग्जैक्टली द काइंड जिसकी जरूरत थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को। इसीलिए अनुपम खेर चले जाते हैं एनएसडी और वहां से गोल्ड मेडलिस्ट बनकर ग्रेजुएट होते हैं। लखनऊ में एक एक्टिंग प्रोफेसर की जॉब ले लेते हैं और 3 साल बाद वहां से जब वो मुंबई आते हैं एक बेटर नौकरी की तलाश में, एक ऐसे शहर में जो जाना जाता था फिल्म जगत और एक्टिंग के लिए, जहां उनको बुलाया गया था एक्टिंग सिखाने के लिए, only to get disappointed। मैं अच्छी खासी लखनऊ में टीचर की नौकरी छोड़ के, प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के यहाँ पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पे कोई लेने ही नहीं आया। There was no school, there was no building, there was nothing of that sort। पर ये वही एक्टिंग स्कूल था जिसके एडवाइजर्स थे नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ओमपुरी और अनुपम खेर के वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड सतीश कौशल। ये वही लोग थे जिन्होंने अनुपम खेर के अंदर बॉलीवुड में काम करने की डिजायर को जन्म दिया। और अगले 3 साल 1981 से 1984 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने जन्म दिया अनुपम खेर की ईगो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उनकी एरोगेंस को। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ उसकी बात मैं अभी करूंगा। और थिएटर में मंझा हुआ एक्टर होने के बावजूद, एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद, एक्टिंग स्कूल में टीचर होने के बावजूद अनुपम खेर को कोई रोल नहीं मिल रहा था, मेनली बिकॉज ऑफ हिज बॉल्डिंग हेड। उस समय हिंदी सिनेमा में एक एक्टर, एक लीडिंग मैन बनने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लुक, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट होती थी। I was a gold medalist from drama school, but over here hairstyle was much more important than talent। जिस भी स्टूडियो डायरेक्टर के ऑफिस में अनुपम खेर उस समय काम मांगने जाते थे, उन्हें हर जगह सिर्फ एक एडवाइस मिलती थी। लोग कहते थे कि आप ऐसा करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए या राइटर बन जाइए। कैसे इन्हीं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और सुपरस्टार लुक के स्टीरियोटाइप्स ने अक्षय खन्ना जैसे लाजवाब एक्टर के करियर को भी कट शॉर्ट कर दिया। उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। पर 3 साल मुंबई में एक बॉलीवुड रोल मिलने के लिए धक्के खाने के बाद फाइनली 1984 में अनुपम खेर को मिलते हैं द लेजेंडरी डायरेक्टर महेश भट्ट, जिनको 28 साल के अनुपम खेर के उड़ते उड़ते बालों में दिखाई देता है एक 65 साल का कैरेक्टर फॉर हिज अपकमिंग फिल्म सारांश। एंड दिस वाज द ब्रेक थ्रू अनुपम खेर डेस्परेटली नीडेड। 65 साल के बीवी प्रधान जिसके बेटे की न्यूयॉर्क में जॉब करते हुए मौत हो जाती है, कैसे वो खत्म हो रही अपने जीने की इच्छा को वापस जिंदा करता है, अपनी ट्रैजिक, डार्क और सेंसलेस जिंदगी में भी लोगों के लिए कंपैशन रखता है। 28 साल के अनुपम खेर ने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा जस्टिस किया दैट द होल ऑफ बॉलीवुड, द एंटायर कंट्री मानो हैड टू नोटिस हिम। और कैसे फिल्म की शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले उनको ऑलमोस्ट इस फिल्म से भी निकाल दिया गया था। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है अनुपम खेर की लाइफ में। इसकी बात भी हम कुछ देर में करेंगे, क्योंकि सारांश भले ही एक कमर्शियल सक्सेस ना हुई हो, बट इट वाज चूजन टू बी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला और सारांश के रिलीज के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अनुपम खेर 50 से ज्यादा फिल्में साइन कर चुके थे। सारांश के बाद मैंने एक हफ्ते में 57 फिल्म साइन की थी। अनुपम खेर हैड वेल एंड ट्रूली अराइव्ड इन बॉलीवुड। अगले 5 साल में अनुपम खेर बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर। 1986 में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट ही स्टार्ड इन क्राइम ड्रामा आखिरी रास्ता। सुभाष घाई की कर्मा में एक रूथलेस विलन का किरदार किए। इंसाफ की आवाज, संसार, मोहरे, समुंदर जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर। हत्या, जख्मी औरत और तेजाब जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल। अनुपम खेर का चेहरा अब किसी फिल्म में ना होना एक सरप्राइज होता था। I was running from one place to another place. I was working day, night, and I was
thrilled that I have made it. पर इतनी फिल्में करने के बाद भी अनुपम खेर वाज नॉट अ हाउस होल्ड नेम, क्योंकि इंडस्ट्री के टिपिकल सुपरस्टार के आर्केटाइप में वो फिट नहीं होते थे और मेजर नेगेटिव रोल करने वाले एक्टर ऑलरेडी खुद को एस्टैब्लिश कर चुके थे। पर ये सब कुछ बदलने वाला था इन 1989 विद द रिलीज ऑफ सुभाष घाई's फिल्म राम लखन, जो बनी एक ब्लॉकबस्टर और अनुपम खेर को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। एक क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल जिसने इवेंचुअली उन्हें एक घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। इसके बाद अनुपम खेर स्टार्स इन द मोस्ट आइकॉनिक एंड कल्ट क्लासिक फिल्म्स ऑफ द 90s। राजीव राय की त्रिदेव, यश चोपड़ा की चांदनी, विदु विनोद चोपड़ा की परिंदा, पंकज पराशर की चालबाज। अनुपम खेर को मेन लीड रोल्स भले ना मिल रहे, पर अब कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में उनके क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल्स को इग्नोर करना नामुमकिन था। 1989 में अनुपम खेर की 17 फिल्में रिलीज होती हैं, 1990 में 11, 1991 में 15, 1992 में 14 और 1993 में 18 फिल्में। इतनी तो कई एक्टर्स अपने पूरे करियर में नहीं करते जितनी अनुपम खेर उस समय एक साल में कर जाते थे। सौदागर, साथी, बेटा, लुटेरे, खलनायक, डर, डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, हसीना मान जाएगी। 90s के किसी भी सुपरस्टार की फिल्म उठाकर तुम देखोगे उसमें अनुपम खेर तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर दिखेंगे। चाहे शाहरुख खान का वर्ल्ड ऑफ सिनेमा हो, चाहे गोविंदा का, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त या फिर अमिताभ बच्चन का, या फिर 2000s में ऋतिक रोशन का, एक इंसान इन सारे स्टार्स की फिल्मों में कॉमन था एंड दैट वाज अनुपम खेर। अनलाइक मोस्ट एक्टर्स, अनुपम खेर को बॉलीवुड में आने के बाद कभी काम नहीं मांगना पड़ा। उनके पास तो हमेशा जरूरत से ज्यादा काम था। साल की 8-10 फिल्में लाइंड अप रहती थी। हीरो का दोस्त, हीरो का बाप, विलन का दोस्त, मेन विलन या फिर कोई और इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल। 90s की तरह 2000s में भी तुम्हें अनुपम खेर ज्यादातर हिट फिल्मों में दिख जाएंगे। फिर चाहे वो वीर ज़ारा हो, क्या कूल है हम जैसी कॉमेडी फिल्म हो, मैंने गांधी को नहीं मारा जैसा सीरियस और डीप रोल हो, रख दे बसंती, चुप चुप के, वेकअप सेट, खोसला का घोसला, विवाह, अ वेडनेसडे। अपनी पहली फिल्म के लिए तो अनुपम खेर को स्ट्रगल करना पड़ा, पर उसके बाद अनुपम खेर को बॉलीवुड में सरवाइव करने का स्ट्रगल कभी नहीं देखना पड़ा। बॉलीवुड ने 40 सालों से उन्हें अपनी सराखों पर बिठा के रखा है और खुद की बॉलीवुड सक्सेस से तो एक बार को अनुपम खेर खुद इतने बोर हो गए कि हॉलीवुड चले गए। मलयालम, चाइनीज, इंग्लिश, ओवर द इयर्स अनुपम खेर ने हमें एफर्टलेसली जितने सिनेमैटिक जेम्स दिए हैं उतने शायद कभी कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि अनुपम खेर के कैरेक्टर्स, उनकी परफॉर्मेंसेस तुम्हें भले ही अपनी सुपरहिट फिल्मों में याद ना रहे, पर उनकी प्रेजेंस को, उनके रोल्स की इंपॉर्टेंस को 2010s में भी इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। और यही एफर्टलेस सक्सेस कंसिस्टेंटली साल की 8-10 फिल्में, हर एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार की सक्सेस स्टोरी का एक अहम पार्ट बनना, शायद ओवर द इयर्स इसी सब ने जन्म दिया अनुपम खेर की ईगो, सेल्फ ऑब्सेशन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उनकी एरोगेंस को। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने घंटों तक अनुपम खेर के कई इंटरव्यूज देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 90s अप टू 2026, और इन सब में तुम्हें दिखेगा एक सेम पैटर्न, एक कॉमन बिहेवियर जो बहुत क्लियरली दिखाता है अनुपम खेर का एरोगेंस और सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर। जैसे जब उनसे पूछा गया कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को तो बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के चक्कर में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम सिर्फ फिल्म पर डाला। लाल सिंह चड्ढा वाज नॉट ए ग्रेट फिल्म। 1991 में जब स्टारडस्ट मैगजीन ने उनके ऊपर अपनी जूनियर को स्टार ममता कुलकर्णी की बहन को मोलेस्ट करने के एलिगेशन लगाए, तो इंस्टेड ऑफ वॉइसिंग आउट हिज ओपिनियन, गिविंग अ क्लैरिफिकेशन, अनुपम खेर स्टारडस्ट के ऑफिस के अंदर घुसते हैं और मैगजीन के मेन एडिटर को कस के एक थप्पड़ लगा देते हैं, which massively costed him respect and his reputation at that time. Today, my education, my etiquettes have gone haywire because I slapped a man because he pushed me to the wall. अपनी पहली फिल्म सारांश के शूट के 10 दिन पहले जब उन्हें पता चलता है कि प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहता कि एक 28 साल का नौजवान एक्टर 65 साल का रोल प्ले करे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि इतना सीरियस और इंपॉर्टेंट रोल एक 28 साल का इंसान कर पाएगा, तो he was also very candid and casual about it. He says, हाँ यार, वो Rashri production people don't want a newcomer, they want an established actor, so they have taken a fantastic actor like Sanjeev Kumar, but you do the other old man's role. तो वो स्पोर्टिंगली उसे एक्सेप्ट करने के बजाय फिल्म में उसकी जगह मिल रहा है एक छोटा सपोर्टिंग रोल लेने की बजाय खुद को संजीव कुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर से बेहतर बताते हैं। मैंने कहा संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट ये रोल मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। डायरेक्टर महेश भट्ट के घर जाकर उन्हें झूठा, मक्कार और डरपोक कहते हैं। पर जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं और सबसे बड़े झूठे हैं। 1989 में जब उन्हें नगीना के सेकंड पार्ट निगाहें के लिए कास्ट करा जाता है एज द लीड विलन ऑफ द फिल्म, तो वो अपना रोल अच्छी तरह निभाने की जगह मोटिव ये रखते हैं कि लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर पार्ट 1 के विलन अमरीश पुरी को भूल जाएं। नगीना में अमरीश जी की कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, उसका रिप्लेसमेंट था मैं,
तो मेरे जहन में क्या आया कि मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति की मैसिव सक्सेस को देखकर अनुपम खेर कोशिश करते हैं उसे रिक्रिएट करने की, केबीसी से भी बड़ा शो लाने की, विद सवाल 10 करोड़ का, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। मैं 2004 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था क्योंकि मैं टीवी टाइकून बनना चाहता था। और उनकी एरोगेंस सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर के सामने नहीं दिखती, सेम पैटर्न तुम्हें उनकी हॉलीवुड की एक्टिंग जर्नी में भी दिखेगा। क्योंकि जब लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर डेविड रसेल 2009 के अराउंड अपनी नेक्स्ट फिल्म सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक के लिए अनुपम खेर का ऑनलाइन ऑडिशन लेने के लिए बोलते हैं और खराब इंटरनेट होने की वजह से वो ऑडिशन नहीं हो पाता, तो अनुपम खेर विजिबली फ्रस्ट्रेटेड थे। बड़े गुस्से हुए कि उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, मेरे को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। उन्होंने एक चिट्ठी पे लिखा ऐसे और ऐसे दिखाया मुझे वो पेपर, नेक्स्ट टाइम बी मोर प्रोफेशनल। पर डायरेक्टर से अपोलोजाइज या उन्हें मनाने की जगह अनुपम खेर उनको देते हैं एक एरोगेंट रिप्लाई। बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा एक मिनट, गूगल सर्च मी। इनफैक्ट उनकी एरोगेंस और सेल्फ ऑब्सेशन का पीक तो तब होता है जब सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक की शूटिंग के दौरान रॉबर्ट डी नीरो, जिन्हें अनुपम खेर एक्टिंग का भगवान मानते हैं, वो एक सीन में अनुपम खेर के कैरेक्टर को घर से बाहर निकाल देते हैं। इससे पहले कि मैं डायलॉग बोलता उसने कहा यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड गेट आउट, और मुझे सीन से बाहर फेंक दिया, अंदर ताला लगा दिया। तो अनुपम खेर पूरी फिल्म क्रू के सामने रॉबर्ट डे नीरो की एक्टिंग प्रोसेस को चैलेंज करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें सीन से बाहर ना निकलना पड़े। मैंने कहा एक मिनट मिस्टर डायरेक्टर, 8 लोग हैं इस सीन में, आपने सिर्फ एक ही आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, बाकी 7 का क्या हुआ? उधर पूरा सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रहा है, रॉबर्ट डी नीरो के बारे में बोल रहा है। तो डायरेक्टर ने पूछा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा माय कैरेक्टर आल्सो हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। नसीरुद्दीन शाह से उनकी लड़ाई, अनुपम खेर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देश की ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के बारे में उनके ओपिनियन। एज ए पर्सन आई हैव नथिंग अगेंस्ट राहुल जी। आई थिंक राहुल इज अ वेरी सिंसियर पर्सन मेरे हिसाब से, बट ही इज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। ऑलमोस्ट हर रिस्पेक्ट में तुम्हें अनुपम खेर का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स साफ दिख जाए, जैसे वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए खुद को प्राइम मिनिस्टर का चमचा कहलाना तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर चमचा वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं एडमिरेशन के लिए तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट विद मी, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने मेरे अंदर देश के प्रति जज्बात जगाए हैं। अब तुम ये सवाल जरूर कर सकते हो कि इतनी एरोगेंस और सेल्फ ऑब्सेशन वाले एक्टर को बॉलीवुड बार बार काम कैसे दे सकता है? क्यों रॉबर्ट डी नीरो जैसे लेजेंडरी एक्टर ने उसी समय अनुपम खेर को फिल्म से बाहर क्यों नहीं निकलवा दिया? पूरी जिंदगी साइड कैरेक्टर करने वाले एक्टर के अंदर इतना एरोगेंस, इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस हद तक सही है? पर मेरे ओपिनियन अनुपम खेर की इस एरोगेंस, ये क्वेश्चनेबल सेल्फ ऑब्सेशन और ओवर इन्फ्लेटेड ईगो का बिल्डअप, इस सब के पीछे एक वैलिड रीजन है, जिसका एक इंपॉर्टेंट रीजन सरान से पहले एक्टिंग रोल मिलने से पहले 3 साल का उनका स्ट्रगल भी है, उनकी उसके बाद 540 फिल्में करना भी है। एंड इसका जवाब क्या है, वो ऐसे क्यों है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके लिए हमें समझना होगा द डुअल पर्सनालिटी ऑफ अनुपम खेर। अनुपम खेर की एरोगेंस का समझने के लिए तुम्हें उनकी जर्नी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ इंटरव्यूज सुनकर, कुछ इंसिडेंट्स के बेसिस पर उन्हें जज करना बहुत आसान, पर उन सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को समझना उससे ज्यादा जरूरी। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस इज अनुपम खेर की लड़ाई विद महेश भट्ट ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सारा। 6 महीने से अनुपम खेर बीवी प्रधान के रोल के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं 6 महीने से रिहर्सल कर रहा था फिल्म की। उससे पहले उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर की पढ़ाई करी थी, फिर एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट बने थे और फिर 3 साल तक लखनऊ में प्रोफेसर बनकर एक्टिंग सिखाई। अनुपम खेर के पास उनके नजरिए में वो सारा एविडेंस था ये मानने के लिए कि बीवी प्रधान का रोल उनसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता, फिर भले ही उन्होंने आज तक किसी बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग ना करी हो। इनफैक्ट जब महेश भट्ट ने अनुपम खेर को बताया कि उन्हें फिल्म में एज लीड ड्रॉप कर दिया गया, अनुपम खेर मुंबई छोड़कर वापस चले जाने का डिसीजन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये शहर उनका टैलेंट डिजर्व नहीं करता। तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, मैंने कहा दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी। और सुनने में तुम्हें ये अटपटा, थोड़ा एरोगेंट लग सकता है, पर मेरे ओपिनियन में दिस is just the perfect example of having insanely high self-esteem and recognizing your talent and work. क्योंकि as Indian fans हम देखते आए हैं कि हमें अपने स्टार्स का humble होना, उनका modest होना बहुत पसंद है, क्योंकि यही एक नॉर्म रहा है। इसीलिए जब शाहरुख खान जैसा एक्टर आकर खुद की ग्रेटनेस पब्लिकली एम्ब्रेस करता है, वो इंस्टेंटली जनता का फेवरेट एक्टर बन जाते हैं। I'm the last of the stars. और शाहरुख खान को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि 90s के बाद से वही तो है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार। पर अनुपम खेर के पास भी तो खुद को सुपरस्टार
मानने का, अपनी एक्टिंग ग्रेटनेस को एम्ब्रेस करने का पूरा अधिकार भी है और इनफ एविडेंस भी है, क्योंकि जिस एक्टर को बचपन में जीभ कटने के बाद लिप सिंक से स्ट्रगल करना पड़ा, मेरी टांग कट गई थी, मैं तोतला हो गया था, मैं 3 साल तक क नहीं बोल सकता था, जहां उनके पिता की मंथली सैलरी सिर्फ 90 रुपए हो, इवन अपने थिएटर कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उन्हें घर से 100 रुपए चुराने पड़े हो, उसके बाद उसी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट बनना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर ग्रेजुएट करना, 3 साल तक बिना थके, बिना सेल्फ डाउट किए मुंबई की सड़कों पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट के लिए सालों स्ट्रगल करना, उसके बाद 540 फिल्में, 8 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स खोलना, एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखना, पद्मश्री रिसिपिएंट, पद्म भूषण रिसिपिएंट, अपनी एक्टिंग इंस्पिरेशन रॉबर्ट डे नीरो को अपनी ही एक्टिंग का फैन बना लेना। मेरे ओपिनियन में तो अनुपम खेर के पास वो हर एक राइट है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक सुपरस्टार मानते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अनुपम खेर को पता नहीं है वो कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड और एरोगेंट है। अपने बलबूते पे आप कुछ बनते हैं, उसका एक एरोगेंस होता है जो जरूरी नहीं है कि बुरा होता है, वो बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज दी वन क्वालिटी जो शायद तुम्हें बॉलीवुड के हर एक सपोर्टिंग एक्टर में मिसिंग लगेगी। शक्ति कपूर से लेकर आदित्य श्रीवास्तव, विनीत कुमार सिंह से लेकर इवन कुछ हद तक राजकुमार राव भी, बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स में अपनी खुद की क्राफ्ट, अपनी एक्टिंग को लेकर तुम्हें एक विक्टिम हुड देखने को मिलेगा। 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं, इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरा खुद का मैं अभी तक घर नहीं खरीद पाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विक्टिम हुड गलत है। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो एक्टिंग टैलेंट होने के बावजूद स्टार ना बन पाने का ये मेन रीजन है, उसका नेचुरल आउटकम है। इट इज वेरी नॉर्मल टू फील डिजेक्टेड एंड विक्टिमाइज योरसेल्फ। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये तुम्हें अपनी लाइफ चॉइसेस, अपनी फिल्मों की चॉइसेस में भी दिखने लगे। एंड इसीलिए तो अनुपम खेर अलग है, क्योंकि 90s आते आते बॉलीवुड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के बावजूद वो खुद को हॉलीवुड मटेरियल से कम नहीं समझते थे। ये वो समय है जब श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस को हॉलीवुड के रोल्स रिजेक्ट करने पड़ते थे क्योंकि वो दुनिया उनके लिए एलियन थी। Doing Hollywood movies is something like you feel it's an alien. And that is exactly why he was able to do Hollywood projects. सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक के दौरान वो रॉबर्ट डे नीरो की बात चुपचाप मान सकते थे, शायद उससे उनकी गुड बुक्स में आ जाते, बट क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर करते थे एन एक्टर जो रॉबर्ट डे नीरो और ब्रैडली कूपर की टक्कर का है, उन्होंने डायरेक्टर और डी नीरो के सामने अपना ओपिनियन रखा और इसका आउटकम भी वही निकला जो अनुपम खेर एक आइडियल वर्ल्ड में चाहते थे। रॉबर्ट डे नीरो साहब ने रात को, ये महान कलाकार की एक निशानी है, रात को 2-2:30 बजे उन्होंने मुझे अपनी वैन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा, आई एम सॉरी, I was selfish. आज वो रॉबर्ट डे नीरो के इतने अच्छे दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि वो खुद को सच में मानते हैं उनकी टक्कर का एक एक्टर, क्योंकि उस लेवल ऑफ फेम, पॉपुलैरिटी, क्राफ्ट को अचीव करने के लिए उन्होंने करी है 40 साल मेहनत। एंड ये सेम क्वालिटी तुम्हें मॉडर्न एक्टर्स में कुछ हद तक सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ एक्टर्स लाइक अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड में खुद को वैल्यू करना इस हद तक कि बड़े से बड़ा एक्टर तुम्हारी क्राफ्ट को, तुम्हारे टैलेंट को मानने के लिए मजबूर हो जाए, ये यूजुअली अप्रिशिएट किया जाता नहीं है। जब अनुपम खेर को ऑलमोस्ट सब ने बीवी प्रधान का रोल करने के लिए मना करा, I was 27 and I played a 65-year-old man role in Saransh. I needed to establish myself as an actor. इसी ईगो और एरोगेंस की वजह से अनुपम खेर हॉलीवुड गए, खुद डायरेक्टर बन के फिल्में बनाई, डिस्पाइट नॉट इवन हैविंग द फंड्स फॉर मेकिंग दैट फिल्म। The most amazing thing is that none of the actors have taken money so far. Why? Because I had no money. और यही रीजन है कि तुम अनुपम खेर के अलावा शायद ही कोई एक्टर दिखे जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना सपोर्ट दिखाने से पीछे हटता हुआ नहीं दिखता। तुम उन्हें एरोगेंट कहो, इगोइस्टिक कहो या सेल्फ ऑब्सेस्ड कहो। In my opinion, the only problem with Anupam Kher is that he rejects being unnaturally modest. And that's it for the video. Thank you so much for watching it till the end. वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को चेकआउट करो, and I will see you in the next one. Goodbye.